1886 में जर्मन वैज्ञानिक लुई लेवी ने पहली बार एक खास कैक्टस का गहराई से अध्ययन किया और उन्हीं के नाम पर उसे एनहोलोनियम लेविनी नाम दिया गया। लेकिन मेक्सिको और अमेरिका के पुराने आदिवासी लोग इसे बहुत पहले से जानते थे। उनके लिए ये सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि किसी भगवान जैसा था। पुराने स्पेनिश यात्री ने लिखा था कि ये लोग एक जड़ खाते हैं, एक रूट जिसे वे पेयोटी कहते हैं और भगवान जैसा मानते हैं। पेयोटी को इतना खास क्यों माना गया ये तब समझ आया जब बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट जेन्स हेवेलॉक एलिस और वियर मिशेल ने इसके अंदर के केमिकल मेस्केलिन पर रिसर्च शुरू की। मेस्केलिन सही मात्रा में लेने से इंसान की सोच और महसूस करने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है और ये बाकी दवाओं के मुकाबले कम नुकसान करता है। लेविन और हेवेलॉक एलिस के टाइम में मेस्केलिन पर रिसर्च चलती रही। अब वैज्ञानिकों ने सिर्फ इस केमिकल को निकालना ही नहीं सीखा बल्कि अब इसे लैब में बनाना भी सीख लिया है। इसलिए अब ये सिर्फ रेगिस्तान के कैक्टस पर निर्भर नहीं है। कुछ डॉक्टर्स ने मेस्केलिन खुद पर इस्तेमाल किया ताकि वो अपने मरीजों की सोच और फीलिंग्स को बेहतर तरीके से समझ सकें। हालांकि रिसर्च अभी भी कम लोगों और सीमित सिचुएशन में ही हुई है, लेकिन इसके असर को नोट किया गया है। दिमाग और बॉडी पर इसके असर को भी कुछ हद तक समझ लिया गया है। एक प्रोफेशनल फिलोसोफर ने भी मेस्केलिन लिया ताकि दिमाग और सोच के पुराने सवालों को समझ सके। इसी सब के बीच 2-3 साल पहले एक नई और शायद बहुत अहम बात सामने आई। एक यंग इंग्लिश साइकेट्रिस्ट ने, जो कनाडा में काम कर रहे थे, मेस्केलिन और एड्रेनलिन, जो एक हार्मोन है, इनके केमिकल स्ट्रक्चर में गजब की समानता देखी। रिसर्च से पता चला कि लाइसर्जिक एसिड, जो एक बहुत तेज हेलुसिनोजेन है, इसका भी इन सब से बायोकेमिकल रिश्ता है। फिर यह पता चला कि एड्रेनोक्रोम, जो एड्रेनलिन के टूटने से बनता है, ये भी मेस्केलिन जैसी हालत पैदा कर सकता है। एड्रेनोक्रोम शायद खुद ब खुद हमारे शरीर में बनता है। मतलब ये कि हमारे अंदर ऐसा केमिकल बन सकता है जो थोड़ा सा भी हो तो हमारी सोच पूरी तरह बदल सकती है। इनमें से कुछ बदलाव उसी तरह के हैं जैसे सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी में होते हैं। तो क्या ये मानसिक बीमारी किसी केमिकल की वजह से होती है? और क्या वो केमिकल दिमाग पर स्ट्रेस यानी तनाव की वजह से बनता है? अब इसका जवाब देना जल्दीबाजी होगी, लेकिन इसके बारे में अब सही तरीके से रिसर्च हो रही है। इन्हीं सब बातों के चलते 1953 की गर्मियों में मैं भी एक अजीब संयोग से इस रिसर्च का हिस्सा बन गया। एक साइंटिस्ट कैलिफोर्निया आया था और उसके पास मेस्केलिन के बारे में बहुत कम साइकोलॉजिकल जानकारी थी, तो वो और डेटा चाहता था। मैं भी इसके लिए तैयार था। इसी तरह मई की एक सुबह मैंने मेस्केलिन का 4/10वां हिस्सा यानी 0.4 ग्राम पानी में मिलाकर पी लिया और नतीजों का इंतजार करने लगा। हम सब एक साथ रहते हैं, एक दूसरे पर असर डालते हैं, लेकिन हर हाल में हम अकेले ही होते हैं। शहीद एक साथ मैदान में जाते हैं पर हर कोई अकेले मारा जाता है। प्यार करने वाले एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी खुशी को एक करना चाहते हैं पर यह पॉसिबल नहीं होता। हर इंसान को अकेले ही दुख सुख झेलना पड़ता है। हमारी फीलिंग्स, सोच, ख्याल, ये सब बिल्कुल पर्सनल हैं। इन्हें बस शब्दों या इशारों यानी सिंबल से ही दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है, वो भी पूरी तरह नहीं। हम अपने एक्सपीरियंस की जानकारी तो शेयर कर सकते हैं, पर वो एक्सपीरियंस असल में शेयर नहीं हो सकते। हर इंसान एक अलग ही दुनिया में रहता है। ज़्यादातर लोगों की ये दुनिया आपस में थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, इसलिए हम एक दूसरे की फीलिंग समझ सकते हैं या दूसरों के दुख में खुद को रख सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये बातें इतनी अलग होती हैं कि कोई समझ नहीं पाता। दिमाग अपनी ही जगह है और कुछ लोग जैसे पागल या बहुत टैलेंटेड लोग
उनकी दुनिया इतनी अलग है कि आम लोग उन्हें समझ ही नहीं सकते। शब्द बोले जाते हैं लेकिन उनका मतलब समझ में नहीं आता, क्योंकि जिन चीज़ों के लिए वो शब्द हैं वो सबकी फीलिंग्स में नहीं आती। अगर हम खुद को दूसरों की नज़र से देख सकें तो ये बहुत अच्छा होगा। वैसे ही दूसरों को भी वैसे ही देख सकना जरूरी है जैसे वो खुद को देखते हैं। लेकिन अगर कोई बिल्कुल अलग दुनिया में रहता हो तो उसे समझना बहुत मुश्किल है। जैसे एक आम इंसान ये कैसे जाने कि पागल होना कैसा लगता है, या किसी बड़े आर्टिस्ट या जीनियस के दिमाग में क्या चलता है। एक इंसान जिसकी बॉडी या सोच बिल्कुल अलग है, वो दूसरे के जज्बात कैसे समझ सकता है। जो लोग ये मानते हैं कि हर एक्सपीरियंस का बाहर के साथ साथ एक अंदरूनी हिस्सा भी होता है, उनके लिए ये सवाल सच में बड़े हैं, लेकिन इनका हल आसान नहीं है। जैसे मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि सर जॉन फेल्स्टाफ या जो लुई होना कैसा है, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि शायद हिप्नोसिस, ऑटो हिप्नोसिस, मेडिटेशन या सही दवा लेकर अपनी सोच बदलकर मैं किसी विजनरी या मिस्टिक की दुनिया को अंदर से समझ सकता हूँ। मेस्केलिन के बारे में पढ़कर मुझे लगता है कि ये दवा मुझे कुछ घंटे के लिए उस अंदरूनी दुनिया में, उस इंटरनल वर्ल्ड में ले जाएगी, जैसे ब्लेक और एई ने बताई थी। लेकिन जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ। मुझे लगा था कि मैं आंखें बंद करके रंग बिरंगे शेप्स, शानदार इमारतें, खूबसूरत नज़ारे और अजीब सी कहानियाँ देखूंगा। पर मुझे अपने दिमाग के हिसाब से, अपनी आदतों और सोच के कारण ऐसा कुछ नहीं दिखा। मैं हमेशा से ही चीज़ों की तस्वीरें अपने दिमाग में अच्छी तरह नहीं बना पाता। शब्द चाहे कितने भी गहरे हों, मेरे लिए तस्वीरें नहीं बनाते। मुझे नींद के वक्त भी कोई विज़न नहीं आते। जब भी मैं कुछ याद करता हूँ वो कोई साफ सुथरी पिक्चर नहीं होती। बहुत कोशिश से ही मैं कुछ हल्की सी इमेज बना पाता हूँ, जैसे कल क्या हुआ या पुरानी जगह कैसी थी। लेकिन ये इमेजेस कमज़ोर होती हैं, उनमें कोई जान नहीं होती। असली चीज़ों के मुकाबले ये वैसी ही हैं जैसे परछाई और असली इंसान। बस जब मुझे तेज़ बुखार होता है तभी मेरे दिमाग की इमेजेस में थोड़ी जान आती है। जिन लोगों के दिमाग में विजुअल्स बनती हैं उनके लिए मेरी दुनिया बहुत फीकी और बोरिंग लगेगी। यही वो दुनिया थी जो मैंने सोचा था कि मेस्केलिन से बिल्कुल बदल जाएगी। मेरे अंदर जो बदलाव आया वो कोई बहुत बड़ा या अचानक वाला नहीं था। दवा लेने के आधे घंटे बाद मुझे सुनहरी लाइट्स यानी गोल्डन लाइट्स का एक धीमा सा डांस महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद लाल रंग की चमकीली सरफेस दिखी जो एनर्जी के छोटे छोटे पॉइंट से फैल रही थी। कभी कभी जब मैंने आंखें बंद की तो मुझे ग्रे रंग की अजीब सी बनावट दिखी, जिसमें नीले रंग के गोल शेप्स ऊपर आते और फिर धीरे धीरे गायब हो जाते। लेकिन मुझे कभी कोई चेहरा, इंसान, जानवर या नज़ारे नहीं दिखे। न कोई बड़ी जगह, न जादुई इमारतें, न कोई कहानी, कुछ भी ऐसा नहीं था। मेस्केलिन ने मुझे कोई सपना या विजन वाली दुनिया नहीं दिखाई, बल्कि वो बदलाव बाहर की असली चीज़ों में था जो मैं खुली आंखों से देख सकता था। मेरे अंदर की फीलिंग्स ज़्यादा नहीं बदली थी, असली फ़र्क तो बाहर की चीज़ों में दिख रहा था। मैंने सुबह 11 बजे मेस्केलिन लिया था। 1.5 घंटे बाद मैं अपने रूम में बैठकर एक छोटी कांच की फूलदान, एक वेस को देख रहा था। उसमें सिर्फ 3 फूल थे, एक गुलाबी पुर्तगाल रोज, एक बड़ा मेजेंटा और क्रीम रंग का कैरनेशन और एक हल्का बैंगनी रंग का आइरिस। ये फूलों का सेट बिल्कुल भी स्टाइलिश या पारंपरिक नहीं था, बल्कि कलर का मेल भी अजीब था। सुबह ब्रेकफास्ट में मुझे इन रंगों का मेल अजीब लगा था, लेकिन अब मैं सिर्फ फूलों की खूबसूरती को देख रहा था, जैसे पहली बार कोई चीज़ बन रही हो। किसी ने मुझसे पूछा, अच्छा लग रहा है? मैंने कहा, ना अच्छा ना बुरा, बस है जैसा है। मैं फूलों को देखता रहा और उनमें एक अलग सी रोशनी महसूस हुई, जैसे हर फूल के अंदर से लाइट आ रही हो। ये फूल बस फूल नहीं थे,
इनमें कुछ ऐसा था जो उनकी असली पहचान था, हर पल बदलती हुई लेकिन फिर भी हमेशा रहने वाली। हर फूल की अपनी एक पहचान थी और फिर भी सब मिलकर एक बड़ी सच्चाई का हिस्सा लग रहे थे। मुझे लगा जैसे सुंदरता, जैसे ब्यूटी और मीनिंग एक के बाद एक बढ़ता ही जा रहा है। मेरे दिमाग में ग्रेस और ट्रांसफॉर्मेशन जैसे शब्द आने लगे। मेरी नज़र एक फूल से दूसरे फूल पर घूमती रही। मुझे पहली बार असली मतलब समझ आया। बीइंग अवेयरनेस ब्लिस, सत्य चित्त आनंद असल में क्या है, यह मुझे पूरी तरह महसूस हुआ। फिर मुझे सुजुकी की एक लाइन याद आई जिसमें एक ज़ेन मास्टर से पूछा गया था, बुद्ध का असली रूप क्या है। मास्टर ने बस इतना कहा, बगीचे की बाड़ यानी हेज। और जब शिष्य ने फिर पूछा तो मास्टर ने उसके कंधे पर डंडा मारकर कहा, ए गोल्डन हेयर्ड शेर। जब मैंने वो लाइन पहले पढ़ी थी तो वो बस एक उलझी हुई बात लग रही थी। अब सब कुछ एकदम साफ था। अब मुझे समझ आया कि बुद्ध का असली रूप वही बगीचे की बाड़ है, साथ ही ये वही फूल हैं, ये वही चीजें हैं जिन्हें मैं देख रहा था। मेरे कमरे में किताबें भी फूलों की तरह मुझे और भी चमकदार और खास लग रही थी। लाल किताबें बिल्कुल रूबी जैसी, हरी किताबें पन्ना जैसी, सफ़ेद जेड जैसी, पीली टोपाज, नीली लेपिस लाजुली जैसी दिख रही थी, जैसे उनमें कोई बहुत गहरा मतलब छुपा हो और वो मुझ पर ध्यान खींचना चाहती हूँ। इसी दौरान किसी ने पूछा, स्पेस के बारे में क्या लग रहा है? जवाब देना थोड़ा मुश्किल था। हाँ, कमरे की दीवारें अब सीधी या कोने जैसी नहीं लग रही थी, पर यह बातें मायने नहीं रखती थी। असली फर्क ये था कि स्पेस अब ज्यादा जरूरी नहीं रह गई थी। मेरी नज़र अब हर चीज को उसकी जगह या दूरी से नहीं बल्कि उसकी मौजूदगी, उसके एग्जिस्टेंस और उसके मतलब यानी मीनिंग से देख रही थी। नॉर्मल टाइम पर हम सोचते हैं कि ये चीज कहाँ है, कितनी दूर है, लेकिन मेस्केलिन के असर में ये सब बातें बेकार लग रही थी। अब लगता था जैसे हर चीज बस अपनी चमक और अपने अंदर के मतलब से जुड़ी है। किताबें बस किताबें नहीं थी, वो चमक रही थी और कुछ किताबों में ये चमक ज्यादा थी। अब चीजों की जगह या डायमेंशन कोई मायने नहीं रखती थी। हाँ, जब मैं चला तो सब नॉर्मल था, चीजें अपनी जगह थीं, लेकिन अब स्पेस पहले जैसी बड़ी चीज नहीं थी। मेरा दिमाग अब बस चीजों के होने और उनके मतलब पर टिका था। स्पेस के साथ साथ टाइम की अहमियत भी चली गई थी। जब किसी ने टाइम के बारे में पूछा तो मैंने बस इतना कहा, बहुत टाइम है, पर कितना है ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। मैं घड़ी देख सकता था, लेकिन लग रहा था जैसे मेरी घड़ी किसी और ही दुनिया में है। मेरी फीलिंग्स बस यही थी कि टाइम जैसे रुक गया हो या एक साथ हमेशा चलता रहता हो। फिर उसने मेरा ध्यान कमरे के फर्नीचर की तरफ दिलाया। वहां एक टाइपिंग टेबल, एक बेंत की कुर्सी और एक डेस्क थी। ये तीनों मिलकर अजीब से पैटर्न बना रहे थे, जिसे मैं अब दूरी या गहराई की नजर से नहीं देख रहा था। टेबल, चेयर और डेस्क अब मुझे सिर्फ किसी पेंटिंग की तरह दिख रहे थे, जैसे ब्राक या ग्वान ग्रिस की कोई तस्वीर। मैं अब इन चीजों को उस इंसान की तरह नहीं देख रहा था जो उनका इस्तेमाल करता है, बल्कि एक आर्टिस्ट की तरह देख रहा था, जिसे सिर्फ शेप्स और उनकी बनावट से फर्क पड़ता है। फिर अचानक मुझे ये सब चीजें फिर से वैसी ही दिखने लगी जैसे फूलों के वक्त लग रही थी। हर चीज अपने अंदर से चमक रही थी, उसमें कोई गहरा मतलब छुपा था। उस कुर्सी के पैरों को देखते हुए मुझे उनके गोल और चमकदार होने में भी कोई जादू सा लगा। मैं कुछ मिनट या शायद सदियों तक बस उन बांस के पैरों को देखता रहा, जैसे मैं सिर्फ देख नहीं रहा था बल्कि खुद इन चीजों में बदल गया था। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस पर सोचूं तो मुझे लगता है कि कैम्ब्रिज के मशहूर फिलोसोफर डॉक्टर सीडी ब्रॉड की बात सही है। वे कहते हैं कि हमें बर्गसन के उस आइडिया को सीरियसली लेना चाहिए जिसमें दिमाग और नर्वस सिस्टम का काम
नई चीजें बनाना नहीं, बल्कि चीजों को छांटना है, एलिमिनेट। हर इंसान के पास हर वक्त सब कुछ याद रखने और दुनिया की हर चीज को महसूस करने की कैपेसिटी होती है, लेकिन दिमाग हमें फालतू और बेकार जानकारी से बचाता है ताकि हम कंफ्यूज न हो जाएं। दिमाग बस वही चुनता है जो हमारे काम का है। मतलब हर इंसान के अंदर माइंड एट लार्ज यानी सब कुछ जानने की ताकत है, लेकिन सरवाइव करने के लिए दिमाग उसे छांट देता है। जो बचता है वही हमारी छोटी सी अवेयरनेस है जिससे हम अपनी जिंदगी जीते हैं। इस लिमिटेड अवेयरनेस को दिखाने और शेयर करने के लिए इंसान ने लैंग्वेज बनाई। हर इंसान अपनी भाषा का फायदा भी उठाता है, लेकिन उसी में फंस भी जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो वो सोचता या देखता है वही सच्चाई है। असल में ये दुनिया बस उसी लिमिटेड अवेयरनेस की झलक है जिसे हमारी भाषा पकड़ पाती है। कई बार इंसान कुछ ऐसे एक्सपीरियंस करता है जिन्हें माइंड एट लार्ज कहा जा सकता है। ज्यादातर लोग अपनी लिमिटेड अवेयरनेस में ही रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास ऐसा बाईपास होता है जिससे वो उस फिल्टर, उस रिड्यूसिंग वॉल्व को पार कर सकते हैं। कभी कभी ये बाईपास मेडिटेशन, हिप्नोसिस या दवा से भी हो सकता है। ऐसे में इंसान कुछ ऐसा महसूस करता है जो आमतौर पर दिमाग छांट देता है। दिमाग में कई तरह के एंजाइम सिस्टम्स होते हैं जो उसकी वर्किंग कंट्रोल करते हैं। मेस्केलिन इन एंजाइम्स को रोकता है और दिमाग को मिलने वाली ग्लूकोज की मात्रा कम कर देता है। जब दिमाग को कम ग्लूकोज मिलता है तो क्या होता है? अभी बहुत कम रिसर्च हुई है, लेकिन अब तक की स्टडी में ये दिखा है कि मेस्केलिन लेने पर याददाश्त और सोचने की ताकत पर ज्यादा असर नहीं होता। मैंने जब अपनी बातें रिकॉर्डिंग में सुनी तो मुझे लगा मैं नॉर्मल टाइम जैसा ही सोच रहा था। सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि जो चीजें हम देखते हैं वो बहुत इंटेंस और बचपन जैसी इनोसेंस के साथ दिखती हैं। स्पेस और टाइम की अहमियत कम हो जाती है। सोचने समझने की ताकत तो रहती है, लेकिन करने की चाहत, विल, बहुत कम हो जाती है। मेस्केलिन लेने वाला किसी भी चीज को करने में दिलचस्पी नहीं रखता, क्योंकि उसके पास सोचने के लिए इससे भी बड़ी बातें होती हैं। ये जो खास एक्सपीरियंस हैं, ये बाहर की दुनिया में भी महसूस हो सकते हैं, अंदर की दुनिया में भी, या दोनों जगह एक साथ भी। मेस्केलिन लेने वाले अगर उनका दिमाग और मूड ठीक है तो उन्हें यह एहसास खुद ब खुद बहुत बेहतर लगता है। मेस्केलिन वैसे ही असर करता है जैसे कोई दवा दिमाग के फिल्टर यानी रिड्यूसिंग वॉल्व को कमजोर कर दे। जब दिमाग को शुगर कम मिलने लगती है तो हमारा खुद का ईगो कमजोर हो जाता है। उसे न तो कुछ करने में मन लगता है, न ही उसे दुनिया की जगह और समय जैसी बातें इंपॉर्टेंट लगती हैं। जैसे ही माइंड एट लार्ज का असर बढ़ता है, बहुत सी ऐसी चीजें महसूस होने लगती हैं जो आमतौर पर हमारे लिए बेकार मानी जाती हैं। किसी को एक्स्ट्रा सेंसरी चीजें दिखती हैं, किसी को बहुत सुंदर विजन दिखते हैं, किसी को यह एहसास होता है कि हर चीज की अपनी एक गहरी अहमियत है। अगर इंसान का ईगो बिल्कुल गायब हो जाए तो उसे एक अजीब सा ज्ञान मिलता है कि सब कुछ सब में है और हर एक चीज में पूरी कायनात छुपी है। मेस्केलिन का सबसे बड़ा असर रंगों को यानी कलर्स को देखने की ताकत पर होता है। कुछ जानवरों के लिए रंग पहचानना जरूरी है, लेकिन इंसान का रंगों को समझना उसकी जरूरत से भी ज्यादा है। ये उसके दिमाग और सोल की खूबी है। होमर की कविताओं में भी हीरो रंगों को ज्यादा नहीं पहचानते थे। इंसान ने इसमें बहुत तरक्की की है। मेस्केलिन लेने के बाद हर रंग और भी ज्यादा चमकदार और डिटेल में दिखने लगता है, जो नॉर्मल टाइम में कभी दिखता ही नहीं। ऐसा लगता है कि माइंड एट लार्ज के लिए रंग, जगह और साइज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई मिस्टिक्स और स्पिरिचुअल लोग भी कहते हैं कि उन्हें अंदर से और बाहर की दुनिया में ऐसे रंग दिखते हैं जो आमतौर पर नहीं दिखते। कुछ लोगों के लिए तो ये एक्सपीरियंस रोज का हिस्सा होता है। अब वापस आते हैं उन बांस की कुर्सी के पैरों पर। बिल्कुल
वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स की तरह। उन्होंने मुझे चीज़ों की सच्चाई को नए अंदाज में देखने की ताकत दी। एक गुलाब सिर्फ गुलाब होता है, लेकिन मेस्केलिन के असर में कुर्सी के पैर किसी फरिश्ते या जादू जैसे लगने लगे। मेस्केलिन का असर कम होने के कुछ घंटे बाद मैं बाहर घूमने गया और एक बहुत बड़े ड्रग स्टोर में गया। वहाँ आर्ट बुक्स भी थी। पहली किताब वान गॉग की थी और उसमें एक तस्वीर थी, द चेयर की। वान गॉग ने उस कुर्सी को उसी नज़र से देखा था जैसी नज़र से मैंने देखी थी, पर वान गॉग की पेंटिंग असली कुर्सी जैसी रियल नहीं थी। वो बस एक सिंबल थी। असली सच्चाई को सिर्फ इशारों में दिखाया जा सकता है, लेकिन सिंबल कभी असली चीज नहीं बन सकते। अगर इसी बात को ध्यान में रखकर देखा जाए तो सोचने वाली बात है कि बड़े बड़े ज्ञानियों यानी नोअर्स ऑफ सचनेस ने कौन कौन सी आर्ट देखी थी। एक आर्ट ने किस तरह की पेंटिंग्स या मूर्तियां देखी होंगी। सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस, हकुइन, हुइनेंग, विलियम लॉ के लिए कौन सी आर्ट इंपॉर्टेंट थी? इसका जवाब देना मेरे बस में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर असली जानने वाले लोग आर्ट की बहुत परवाह नहीं करते थे। कुछ लोग तो आर्ट से बिल्कुल दूर ही रहते थे और कुछ लोगों को बस मामूली या साधारण आर्ट भी चल जाती थी। जिस इंसान को हर चीज में सब कुछ नजर आता है, उसके लिए कोई पेंटिंग कितनी अच्छी या कितनी खराब है ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं। शायद आर्ट उन्हीं लोगों के लिए है जो भी शुरुआत कर रहे हैं, या उन लोगों के लिए जो सिंबल में ही खुश रहना चाहते हैं, असली चीज को महसूस नहीं करना चाहते। मैंने वान गॉग की किताब वापस रख दी और बगल वाली किताब उठाई। वो बोटिसेली पर थी। मैंने पेज पलटे, द बर्थ ऑफ वेनस, मार्स एंड वेनस, कैलमनी ऑफ एपिलेस, और फिर एक कम जानी पहचानी पेंटिंग, डूडिथ। मेरा ध्यान अचानक डूडिथ की पेंटिंग के बैंगनी रंग के सिल्क वाले कपड़ों पर गया। उसका प्लीटेड बॉडीज और हवा में उड़ती लंबी स्कर्ट। यही पैटर्न मैंने आज सुबह अपने पैंट की फोल्ड्स में भी देखा था, फूल और फर्नीचर के बीच। जब मैंने नीचे देखा और अपने क्रॉस किए हुए पैरों पर लगातार नजरें टिकाई, उन पैंट की फोल्ड्स में जैसे कोई अनगिनत गहरा और दिलचस्प डिजाइन छुपा हुआ था। ग्रे फ्लैनल की बनावट कितनी सुंदर और गहरी लगी थी। अब वही एहसास बोटिसेली की पेंटिंग में भी मिल गया। सिविलाइज्ड सोसाइटी में लोग कपड़े पहनते हैं, इसलिए आर्ट या पेंटिंग में बिना कपड़ों की सिलवटों यानी फोल्ड्स के कोई कहानी या पोर्ट्रेट पूरा नहीं हो सकता। बस कपड़े सिलना इसकी वजह नहीं है। असली वजह है आर्टिस्ट का इन फोल्ड से प्यार। जब कोई आर्टिस्ट कपड़ों या उनकी फोल्ड्स को देखता है, बनाता है, तो असल में ऐसी शेप्स बना रहा होता है जो असली चीज़ों की तरह नहीं होती, यानी बस कलर और शेप्स का खेल। मडोना या पोस्टल जैसी पेंटिंग्स में सिर्फ 10% हिस्सा ही इंसानी चेहरा या बॉडी होती है। बाकी सारा हिस्सा अलग अलग रंग और कपड़े की बनावट में होता है, और यही हिस्सा पेंटिंग की असली फीलिंग, मूड, आर्टिस्ट का नजरिया और लाइफ के प्रति उसकी सोच को बताता है। जैसे पीरो की पेंटिंग्स में जो कपड़ों की चिकनी सरफेसेस और सीधे सीधे फोल्ड्स हैं, वो एक अलग ही शांति दिखाते हैं। फैक्ट और ख्वाहिश, सच्चाई और सपना, दोनों के बीच झूलते हुए बर्निनी ने अपने आर्ट में चेहरों को जितना असली बनाया, उतना ही उनके कपड़ों को बहुत ज्यादा कलात्मक बना दिया। उनके बनाए कपड़े पत्थर या ब्रॉन्ज में इंसानी ख्वाहिशों, हीरोइज्म, पवित्रता यानी होलीनेस और ऊंचाई यानी सब्लिमिटी का सिंबल बन गए, जो इंसान हमेशा चाहता है लेकिन ज्यादातर उसे पा नहीं सकता। एल ग्रेको की पेंटिंग्स में उसके कपड़े और स्कर्ट्स जैसे अजीब अजीब से लगते हैं, वही कॉसिमो टूरा के कपड़ों की सिलवटों यानी फोल्ड्स आग की लपटों जैसी दिखती हैं। एल ग्रेको की कला में सोल की बेचैनी दिखती है और कोसिमो टूरा की आर्ट में दुनिया की अजनबी और अजीब फीलिंग। वटियाओ की पेंटिंग्स में उनके किरदार संगीत बजाते हैं, पार्टियों के लिए तैयार होते हैं, प्यार भरे सपनों की दुनिया में जाते हैं,
लेकिन उनका असली दर्द और आर्टिस्ट का सेंसिटिव दिल उनके कपड़ों की फोल्ड्स और बनावट में दिखता है, न कि उनके चेहरों या उनके कामों में। यहाँ कपड़ों में हर जगह सिल्क की जटिल सिलवटें, रंगों का बदलता मेल और कहीं भी सीधी या स्मूथ सतह नहीं मिलती। हर जगह बस हलचल और बदलाव। असल जिंदगी में इंसान सोचता है और भगवान फैसला करता है, लेकिन आर्ट में सब्जेक्ट सोचता है। असली टोन आर्टिस्ट की सोच और कपड़ों की पेंटिंग से बनती है। कभी कभी पार्टी सीन भी इमोशनल कर देता है, क्रूसिफिक्शन भी खुश नजर आता है और किसी बेवकूफ़ सी औरत की पेंटिंग यानी ममे मोटिजिर भी इंटेलेक्चुअल फील देती है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। अब मैंने समझा कि आर्ट में कपड़ों की ड्रेपरीज यानी सिलवटें सिर्फ एक आर्ट ट्रिक नहीं है, बल्कि असली मिस्ट्री और प्योर बीइंग का सिंबल है। जो चीज़ आम लोग सिर्फ मैस्कुलिन लेकर देख सकते हैं, वो एक आर्टिस्ट हर वक्त महसूस कर सकता है। उसकी नज़र सिर्फ काम की या सोसाइटी के हिसाब से चीज़ों पर नहीं रुकती, बल्कि माइंड एट लार्ज का थोड़ा सा हिस्सा उसके दिमाग में हर वक्त पहुंचता रहता है। इसलिए उसके लिए हर चीज़ की अपनी अलग अहमियत होती है। आर्टिस्ट और मैस्कुलिन लेने वाले के लिए कपड़ों की सिलवटें एक तरह के लिविंग हायरोग्लिफ हैं, जो प्योर एग्जिस्टेंस की गहराई को दिखाती हैं। मेरे लिए उस वक्त मेरे पैंट की सिलवटें भी किसी चमकदार से कम नहीं थी। ये क्यों हुआ, ये मैं नहीं जानता। शायद कपड़ों की इन बनावटों में कुछ ऐसा होता है जो हमारी नज़र को अपनी ओर खींचता है और हर चीज़ की सच्चाई पर ध्यान दिलाता है। असल बात वजह नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस है। जूडिथ की पेंटिंग में उसके कपड़े देखता हुआ मुझे लगा बोटिसेली ने भी उसी नज़र से देखा था, जैसी नज़र से मैंने सुबह अपने कपड़ों को देखा था। वो भी कपड़ों में वही सच्चाई, वही इन्फिनिटी महसूस करता था और उसे अपने आर्ट में उतारने की कोशिश करता। लेकिन फिर भी कोई भी आर्ट असली जिंदगी की उस ग्लोरी और जादू को पूरी तरह नहीं दिखा सकता। पर जूडिथ की स्कर्ट में मैं साफ साफ देख सकता था कि अगर मैं कोई बड़ा आर्टिस्ट होता तो अपने पुराने ग्रे पैंट को भी कितनी जादुई पेंटिंग बना सकता था। ये असली चीज जितना तो नहीं, पर इतना जरूर है कि हर देखने वाले को एक अलग नजरिया मिल जाए और लोग भी समझ सकें कि जिन नॉर्मल चीजों को हम टीवी के लिए भूल जाते हैं, उनमें भी कितनी बड़ी सच्चाई छुपी है। मैं बार बार सोच रहा था, यही असली तरह से देखना है। चीजों को असली में ऐसा ही दिखना चाहिए। जब मैं अपने पैंट, किताबों या उस कुर्सी को देखता तो यही फीलिंग आती थी। लेकिन दिमाग में एक सवाल भी था, अगर कोई हमेशा ऐसे ही देखे तो फिर शायद उसे और कुछ करने का मन ही न करे। बस देखना, बस उसी फूल, किताब या कुर्सी के नॉट सेल्फ यानी खुद से बाहर की डिवाइन फीलिंग में डूबे रहना ही काफी लगेगा। लेकिन फिर बाकी लोगों का क्या, इंसानी रिश्तों का क्या? उसी दिन की रिकॉर्डिंग में बार बार ये सवाल आता है, लोगों के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे? ऐसी टाइमलेस ब्लिस और असली देख पाने की फीलिंग रोज की जिम्मेदारियों और फीलिंग के साथ कैसे बैलेंस होंगी? मैंने खुद कहा, इंसान को चाहिए कि वो अपने पैंट को भी उतना ही इम्पोर्टेंट माने और इंसानों को उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। पर सच्चाई ये है कि ऐसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आप चीज़ों की असली चमक में डूब जाते हैं तो बाकी नॉर्मल बातें और इंसानी कनेक्शन बहुत छोटी या कम इम्पोर्टेंट लगने लगती हैं। मैं जानबूझकर उस कमरे में बैठे लोगों की तरफ नहीं देख रहा था। वहाँ मेरी वाइफ थी और एक दोस्त था जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन उस वक्त मैस्कुलिन ने मुझे उनसे बिल्कुल अलग दुनिया में पहुँचा दिया था, जहाँ न तो खुद की फीलिंग्स थी, न दूसरों से जुड़ाव, न सही गलत की चिंता, बस सब कुछ जैसा है वैसा ही। इसी बीच मुझे सजाने की एक मशहूर पेंटिंग दिखाई गई, एक स्ट्रॉ हैट लगाए आदमी की पेंटिंग, लाल गाल, काले बाल और गहरा सा अजनबी लुक। ये पेंटिंग अब मुझे सिर्फ पेंटिंग नहीं, बल्कि एक छोटे से गॉबलिन जैसे इंसान की तरह दिखने लगी,
जो किताब के पेज में बनी खिड़की से बाहर देख रहा है। मुझे हंसी आने लगी। जब लोगों ने पूछा क्यों, तो मैं बार बार कहता रहा, कितना दिखावा, जैसे सवाल सिर्फ सजाने से नहीं बल्कि हर इंसान से था। आखिर सब खुद को क्या समझते हैं। फिर मुझे अर्नल्ड बेनेट की एक फोटो याद आई। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच वो अपना पसंदीदा किरदार खुद बनकर गोल्डन वेस्ट कोट पहनकर चलता दिख रहा था, बहुत कॉन्फिडेंट पोज में, जैसे आसमान को भी चैलेंज कर रहा हो। असल में वो इंसान शायद उतना बड़ा नहीं था जितना वो खुद को समझता था, लेकिन कहीं न कहीं उसमें भी असली इंसानियत थी। हर इंसान अपनी लाइफ में कभी न कभी अपने मनपसंद किरदार की एक्टिंग करता है, चाहे सही करे या गलत। और असल में अगर कोई सजाने जैसा महान पेंटर भी हो, फिर भी उसके अंदर वही इंसानी ईगो और लिमिटेशन होती है। वो पेंटिंग में माइंड एट लार्ज से जुड़ता है, लेकिन असल जिंदगी में वही आम इंसान बन जाता है। मुझे थोड़ा सुकून मिला जब मैंने फिर अपने पैंट की सिलवटें यानी फोल्ड्स को देखा और दोबारा सोचा, यही असली देखना है। और शायद यही वो चीज़ें हैं जिन्हें इंसान को असल में देखना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो बस खुद में पूरी हैं, कोई दिखावा या बनावट नहीं, बस जैसी हैं वैसी ही। मैंने कहा, अगर किसी आर्ट में ये सबसे ज़्यादा नज़र आता है तो वो वर्मीर की पेंटिंग्स हैं। वर्मीर का टैलेंट यही था कि वो छोटी छोटी चीज़ों में भी भगवान की मौजूदगी देख सकते थे, जैसे बगीचे के बाड़। वो जितना इंसान कर सकता है उतना ही अपनी पेंटिंग में उस सच्चाई को उतारता था। वर्मीर लोगों की पेंटिंग्स बनाते थे, लेकिन असल में वो स्टिल लाइफ के आर्टिस्ट थे। सजेन अपने मॉडल से कहते थे कि वे सेब जैसे दिखें, लेकिन उसकी पेंटिंग्स असल इंसान कम, जियोमेट्री ज़्यादा लगती थी, जैसे कोई आइडियल चीज़ हो। वर्मीर ने कभी अपनी लड़कियों से नहीं कहा कि वो कुछ बनावटी करें। वे सिर्फ आराम से बैठती या खड़ी रहती थी, लेकिन कभी हंसती नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, न दुआ करती, न किसी के लिए तरसती, न झगड़ती, न किसी बच्चे या दूसरी औरत को देखकर जलती थी, न प्यार, न नफरत, न काम। अगर वो ऐसा कुछ करती तो शायद वो खुद में ज़्यादा इंसान बन जाती, लेकिन वो अपनी डिवाइन नॉट सेल्फ फीलिंग खो देती। वर्मीर की नज़र से हर चीज़ में थोड़ी सी परतें, डोर्स ऑफ परसेप्शन ही साफ थीं, बाकी सब धुंधला था। नॉट सेल्फ को इंसानों में तभी साफ देखा जा सकता था जब वो पूरी तरह शांत और आराम में हो। ऐसी हालत में वर्मीर असली सुंदरता को देख सकते थे और थोड़ा सा उन्हें अपनी पेंटिंग में उतार भी सकते थे, ज़्यादातर सटल और सुंदर स्टिल लाइफ की तरह। वर्मीर इंसानी स्टिल लाइफ के सबसे बड़े आर्टिस्ट थे, लेकिन उनके जैसे और भी थे, जैसे फ्रांस के लेनैन ब्रदर्स। उनकी पेंटिंग्स में रंग और बनावट कम, लेकिन क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी बहुत थी। आज के टाइम में भी वुलियर्ड जैसे पेंटर हुए, जो आम सी फैमिली और सिंपल गार्डन में भी वही सच्चाई दिखा देते हैं जिसमें सब कुछ खास लगता है। अगर कोई आम इंसान भी बस थोड़ी देर शांत बैठ जाए तो एक आर्टिस्ट उसकी सिंपल लाइफ और उसके आसपास की हर चीज में भी वही भगवान जैसी फीलिंग देख सकता है। अब भी मेरे मन में एक सवाल था, क्या इस साफ और गहरी नज़र को इंसानी रिश्तों, डेली जिम्मेदारियों और दूसरों की मदद के साथ बैलेंस किया जा सकता है? हमेशा से एक्टिव और शांत लोगों के बीच बहस चलती रही है और आज मेरे लिए ये सवाल पहले से ज़्यादा गहरा हो गया था। अब तक मेरी कंटेम्पलेशन, मेरे सोच में खो जाना बस आम सा था, जैसे कविता, पेंटिंग या म्यूजिक में खो जाना, या कभी कभी कुदरत में कोई खास एहसास, या फिर थोड़ा बहुत ध्यान यानी मेडिटेशन। लेकिन आज मैंने इसका असली रूप देखा, बहुत गहराई से, लेकिन अभी भी पूरा नहीं। असल में असली कंटेम्पलेशन तभी पूरी होती है जब सोच और काम दोनों एक साथ हों। मैस्कुलिन से इंसान सोच में तो डूब जाता है, लेकिन एक्शन या कुछ करने की चाहत बंद हो जाती है। मैस्कुलिन बस कंटेम्पलेशन की दुनिया खोलता है, लेकिन उसे करने वाली दुनिया बंद कर देता है। मैस्कुलिन लेने वाला इंसान हर बार फील करता है कि सब कुछ एक तरह से बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी कुछ कमी है।
ये वही प्रॉब्लम है जो शांत योगी, आर्टिस्ट या गहरे ध्यान वाले लोगों को आती है। मतलब देखना और महसूस करना तो आसान है, लेकिन उसे जीना और दूसरों के लिए काम करना मुश्किल। इसका पूरा हल मेस्केलिन से नहीं मिलेगा, ये तो सिर्फ सवाल और ज्यादा बड़ा बना देता है। सही हल, सही सॉल्यूशन वही लोग निकाल सकते हैं जो अपनी सोच और व्यवहार दोनों को एक खास तरीके से जीते हैं। जैसे एक सच्चा संत वो है जो अपनी शांति छोड़कर भी किसी और के लिए पानी का गिलास ला सके। बुद्ध के लिए भी यही बात है। वो सिर्फ अपनी मुक्ति, अपने निर्वाण में नहीं खोते, बल्कि दुनिया के हर इंसान के लिए दया यानी कंपैशन भी रखते हैं। आर्ट की दुनिया में भी वर्मीर जैसे शांत आर्टिस्ट के सामने रेम्ब्रांट जैसे ऑल इंक्लूसिव आर्टिस्ट खड़े होते हैं जो हर पहलू को जोड़ते हैं। मेरे लिए उस यादगार सुबह का एक्सपीरियंस इतना खास था कि मैंने असली चैलेंज और आज़ादी यानी लिबरेशन को अच्छे से देख लिया। और यह भी याद रखना जरूरी है कि कोई भी कंटेम्पलेशन चाहे कितनी भी शांत क्यों न हो, उसमें कुछ इथिकल, कुछ नैतिक वैल्यूज हमेशा होती हैं। जैसे बहुत सी बुरी चीजें न करना भी आधी अच्छाई है। जो इंसान बस शांत बैठ सकता है वो बहुत सी गलतियां नहीं करेगा। असल में जिस इंसान की नज़र साफ हो जाती है उसे बाहर निकलकर भी कोई गंदी या गलत चीज़ करने का मन नहीं करता। जब हमें लगता है कि हम पूरी कायनात के वारिस हैं, जब समुंदर हमारी रगों में है, जब हर चीज़ पवित्र लगती है, तो लालच, दिखावा, ताकत की भूख, ये सब अपने आप गायब हो जाते हैं। ऐसे लोग न जुआ खेलते हैं, न शराबी बनते हैं, न किसी को लूटते हैं, न लड़ाई करते हैं, न दूसरों को नीचा दिखाते हैं और न ही गरीबों का फायदा उठाते हैं। इन सारी बड़ी अच्छाइयों के साथ एक और पॉजिटिव बात भी है जो बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन काफी जरूरी है। चाहे कोई संत या शांत सोच वाला इंसान पूरी तरह से कंटेम्पलेशन न भी कर पाए, सोच में पूरी तरह से न भी डूब पाए, फिर भी अगर वो ऐसा कुछ भी करता है तो वो दूसरे दिमाग की दुनिया की रोशनी और शांति की खबर बाहर की दुनिया तक ला सकता है। अगर वो बहुत गहराई तक जाता है तो उसके जरिए उस दूसरी दुनिया की पॉजिटिव एनर्जी भी बाकी दुनिया तक पहुंच सकती है, जहां लोग हमेशा उस शांति के लिए तरसते रहते हैं। इसी बीच रिसर्च की रिक्वेस्ट पर मैंने सजेन की पेंटिंग से हटकर अपनी आंखें बंद करके देखा कि दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। इस बार मुझे जो दिखा वो इतना खास नहीं था। मेरे सामने ब्राइट कलर वाली, बार बार बदलने वाली प्लास्टिक या टिन जैसी चीजें थी। मैंने कहा, बहुत सस्ती और बेकार चीजें लग रही हैं, जैसे किसी सस्ते स्टोर में मिलती हैं। ये सब कुछ एक बंद और घुटी हुई सी जगह में था। मैंने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सस्ती सी जहाज के नीचे का हिस्सा है। और देखते देखते मुझे साफ समझ आया कि ये सब कुछ मेरे अपने ईगो का हिस्सा है, मेरी अपनी बनावटी, दिखावटी चीजें। ये प्लास्टिक और टिन की चीजें मेरी खुद की दुनिया का हिस्सा थीं, मेरी खुद की बनाई झूठी सच्चाई। मुझे यह समझाने वाली बात लगी, लेकिन फिर भी थोड़ा अफसोस हुआ कि एहसास ऐसे वक्त में आया। अक्सर मेस्केलिन लेने वालों को उनकी अंदरूनी दुनिया, उनकी इंटरनल वर्ल्ड भी उतनी ही बड़ी और पवित्र दिखती है जितनी बाहर की। पर मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। मेस्केलिन ने मुझे कुछ देर के लिए चीज़ों को आंखें बंद करके भी देखने की ताकत तो दी, लेकिन अंदर मुझे कोई वैसी असली फीलिंग नहीं मिली जैसी बाहर मिली थी। न फूल, न कुर्सी, न कपड़े जैसी कोई सुंदरता। अंदर बस मेरे अपने दिमाग के सिंबल्स थे, यानी असली सच्चाई का एक नकली वर्जन। ज्यादातर लोग जिनके अंदर चीजों की इमेज बनाने की ताकत होती है, विजुअलाइज करने की, मेस्केलिन से विजनरी बन जाते हैं, यानी दिखावटी दुनिया देखने वाले। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें मेस्केलिन की जरूरत ही नहीं, वो हमेशा विजनरी रहते हैं। ब्लेक जैसे कवि आर्टिस्ट बहुत कम नहीं है, आज भी ऐसी फीलिंग बहुत लोगों को आती है। उनकी खासियत ये नहीं कि उन्होंने किसी रहस्यमयी चीज या
देवदूत को सच में देखा, बल्कि उनकी असली खूबी ये थी कि वो उस एक्सपीरियंस को शब्दों या आर्ट में बयान कर सकते थे। जिनके पास ये हुनर नहीं है, ये टैलेंट नहीं है, वो भी उतनी ही बड़ी, खूबसूरत और गहरी इंटरनल वर्ल्ड को देखते हैं, लेकिन वो उसे दूसरों तक पहुंचा नहीं पाते। धर्म, कविता और आर्ट के इतिहास में साफ दिखता है कि अक्सर लोग अपनी आंखें बंद करके जो देख पाते हैं उसे आंखें खोलकर देखी गई असली चीजों से ज्यादा जरूरी और पवित्र मानते हैं। इसकी वजह यह है कि बाहर की दुनिया बहुत नॉर्मल और डेली जैसी है। उसमें हर दिन वही रिपीटिशन, काम और मुश्किलें हैं, जबकि अंदर की दुनिया बस ख्वाबों या सोच में मिलती है। वहाँ कोई बोरियत या रिपीटिशन नहीं, हर बार कुछ नया और अनजाना मिलता है। तो फिर इसमें हैरानी क्या है कि ज्यादातर लोग जब भगवान या डिवाइन को ढूंढते हैं तो अपनी अंदरूनी दुनिया में, अपने इंटरनल वर्ल्ड में देखते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। टाविस्ट और जैन बुद्धिस्ट आर्ट में और उनकी सोच में लोग सिर्फ विजन तक नहीं रुकते, बल्कि शून्य यानी वॉइड के पार भी देखते हैं, और उसी शून्य से, उसी जीरो, उसी वॉइड से दुनिया की हजारों चीजों को भी महसूस करते हैं। क्रिश्चियन सोच में भगवान इंसान बने तो उन्हें भी हर चीज में भगवान दिखना चाहिए था, लेकिन फॉल के आइडिया की वजह से ऐसा करना मुश्किल था। 300 साल पहले तक नेचर की किसी भी चीज में हैरान होने का बेमतलब मानना आम था। बस क्राइस्ट के इंसान बनने को ही खास समझा जाता था। आज ये सोच बिल्कुल पागलपन जैसी लगती है। चीन में लगभग 1000 साल पहले, जापान में 600 साल पहले और यूरोप में 300 साल पहले लैंडस्केप पेंटिंग एक बड़ा आर्ट फॉर्म बन गई थी। ज़ेन मास्टर्स ने बौद्ध सोच और बुद्धिस्ट ट्रांसडेंटलिज्म और टाविस्ट नेचुरलिज्म को जोड़कर समझाया कि बगीचे की बाड़ यानी हेज भी भगवान है। इसलिए सिर्फ दूर पूर्व के आर्टिस्ट ने अपनी लैंडस्केप पेंटिंग को धार्मिक माना। वेस्ट में धार्मिक पेंटिंग मतलब धार्मिक किरदार या कहानियों की पेंटिंग। लैंडस्केप आर्टिस्ट खुद को धार्मिक नहीं मानते थे। आज हम स्यूरेट को मिस्टिकल लैंडस्केप पेंटिंग का उस्ताद मानते हैं, लेकिन वो खुद अपनी आर्ट की पोएट्री सुनकर चिढ़ जाते थे। वो कहते थे, मैं बस सिस्टम फॉलो करता हूँ। ठीक ऐसा ही जॉन कॉन्स्टेबल के साथ हुआ। ब्लेक ने उनकी स्केच देखकर कहा, ये ड्राइंग नहीं, इंस्पिरेशन है। कॉन्स्टेबल ने कहा, मैंने तो इसे ड्राइंग ही माना था। दोनों सही थे, ये असली भी थी और इंस्पिरेशन भी। कॉन्स्टेबल की खींची पाइन ट्रीज भी भगवान के जैसे ही देखे गए थे। ये स्केच उस सच्चाई का छोटा सा हिस्सा दिखाती थी जो एक साफ नजर वाले बड़े आर्टिस्ट की आंखों से निकली थी। आज के कवि और आर्टिस्ट नेचर या माइंड की गहराई से हटकर बस अपने पर्सनल मन की उलझनों में फंस गए हैं। पेंटिंग में भी जहां कभी लैंडस्केप सबसे बड़ा फॉर्म था, अब वहां से सबने पीछे हटना शुरू कर दिया है। लेकिन ये पीछे हटना किसी नई अंदरूनी या डिवाइन दुनिया की तरफ नहीं है, बल्कि अपने पर्सनल सबकॉन्शियस में उलझने जैसा है। एक छोटी और बंद दुनिया जो असली पर्सनैलिटी से भी ज्यादा तंग है। ये टिन और प्लास्टिक जैसी चीजें मैंने पहले भी देखी थीं, हर उस आर्ट गैलरी में जहां लेटेस्ट नॉन रिप्रेजेंटेशनल आर्ट दिखती है। फिर किसी ने म्यूजिक प्ले किया, सुनने में अच्छा लगा, लेकिन वैसी गहरी फीलिंग नहीं आई जैसे फूल या कपड़ों को देखकर आई थी। शायद कोई असली म्यूजिशियन वही खुलासे म्यूजिक में सुन सकता है जो मैंने विजुअल्स में देखे। ये एक्सपेरिमेंट करना मज़ेदार होगा। वैसे म्यूजिक ने भी मुझे मेरी फीलिंग्स और उसके पीछे छुपे बड़े सवालों को समझने में थोड़ी मदद दी। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को सुनकर मुझे कोई खास एहसास नहीं हुआ। मोजार्ट का सी माइनर पियानो कंसर्टो सुन रहे थे, लेकिन पहले पार्ट के बाद उसे रोककर ग्यूसेल्डो के मैड्रिगल्स की रिकॉर्डिंग लगा दी गई। मैंने सराहना के साथ कहा, इन आवाज़ों में कुछ ऐसा है जैसे ये इंसानी दुनिया से वापस जुड़ने का एक ब्रिज हो, एक पुल हो। और ये वाकई ऐसा ही लगा, इवन जब वो सबसे अजीब उतार चढ़ाव वाली म्यूजिक थी।
मैड्रिगल्स के उतार चढ़ाव वाले फेज में भी म्यूजिक अपनी रफ्तार से चलती रही, कभी एक ही सुर यानी एक ही की में 2 बार नहीं रुकती। गेसवाल्डो के अंदर का पागलपन, उनका साइकोसिस उनकी म्यूजिक में भी दिखता था, जैसे हर चीज टूट फूट रही हो, लेकिन हर छोटा हिस्सा अपने आप में पूरा और एक ऊंचे ऑर्डर, एक हायर ऑर्डर का हिस्सा था। मुझे लगा पूरा संगीत बिखरा हुआ है, लेकिन हर टुकड़ा अपनी जगह सही है, जैसे किसी बड़ी सच्चाई का हिस्सा हो। टोटलिटी बिखरे टुकड़ों में भी मौजूद है, शायद ज्यादा क्लियर है। कम से कम आप किसी झूठी सिक्योरिटी में नहीं रहते, आपको खुद ही सच को महसूस करना पड़ता है। तो बिखराव, तो डिसइंटीग्रेशन में भी एक फायदा हो सकता है, लेकिन ये रिस्की, ये डेंजरस भी है। अगर कोई उस केओस, उस अराजकता से वापस ना आ पाए तो। गेसवाल्डो के बाद हम 300 साल आगे कूदे हेल्बनबर्ग की लिरिक स्वीट पर। मैंने कहा ये तो नर्क जैसा होगा, पर असल में ये सुनने में मजाकिया लगी। इसमें सिर्फ दर्द पर दर्द था, लेकिन मुझे बस यही महसूस हुआ कि पूरी म्यूजिक की डिसइंटीग्रेशन, उसकी बिखराहट और उसकी जबरदस्त टैलेंट व टेक्निक के बीच कितना फर्क है। मैंने हंसते हुए कहा, कितनी खुद पर तरस खा रहा है। और फिर कैट्सन म्यूजिक सीखी हुई, कैट्सन म्यूजिक। और कुछ देर बाद कहा कि किससे फर्क पड़ता है इसके फीलिंग से, ये कुछ और क्यों नहीं सोचता। भले ही ये कमेंट पूरी तरह सही नहीं थे, लेकिन उस वक्त प्योर कंटेम्पलेशन की हालत में यही मेरी फीलिंग थी। फिर म्यूजिक खत्म हुई तो रिसर्चर ने गार्डन में वॉक का सुझाव दिया। मैं तैयार था। अब मेरी बॉडी और माइंड जैसे बिल्कुल अलग अलग लग रहे थे, या यूं कहूं कि मेरी अवेयरनेस बाहर की दुनिया में थी, लेकिन बॉडी की फीलिंग नहीं थी। शुरू में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर आदत हो गई। वैसे भी बॉडी तो हमेशा खुद ही अपना ध्यान रखती है, हमारी कॉन्शियस ईगो बस चाहते बना सकता है, तो इंटरनल फोर्सेस, अंदरूनी ताकतें अपने आप पूरी कर देती हैं। जब हम बहुत जोर लगाते हैं या चिंता करते हैं, तब असल में वो ताकतें कमजोर हो जाती हैं और बॉडी बीमार भी पड़ सकती है। उस वक्त मेरी अवेयरनेस सिर्फ अपनी थी, ईगो उसमें नहीं था। इसलिए मेरी बॉडी की अपनी इंटेलिजेंस भी खुद चल रही थी। वो बेचैन दिमाग जो नॉर्मली सब कंट्रोल करता है, वो भी दूर था और मुझे इससे राहत मिली थी। मैं कमरे से बाहर निकला और एक परगोला के नीचे गया, जिस पर गुलाब की बेल और लकड़ी की पट्टियां थी। सूरज की रोशनी उन पट्टियों से होकर नीचे गिर रही थी और गार्डन की कुर्सी पर ज़ेब्रा जैसी स्ट्राइप्स बना रही थी। उस कुर्सी को देखकर मैं दंग रह गया। जहां छाया पड़ती थी वहां गहरा चमकदार नीला दिख रहा था, और दूसरी जगह ऐसी तेज चमक कि लगा मानो वो कोई नीली आग हो। मैं बहुत देर तक बस देखता रहा, बिना ये जाने या समझे कि मैं आखिर देख क्या रहा हूं। आम दिनों में मैं बस एक कुर्सी देखता, लेकिन आज सब कुछ बदल गया था। आज सिर्फ देखना ही सब कुछ था। नाम और साइंस के सारे कॉन्सेप्ट बेमतलब लग रहे थे। आज मेरी सोच नहीं, मेरी फीलिंग हावी थी। कुर्सी, धूप, छांव, ये सब सिर्फ नाम रह गए थे। असलियत में जो दिख रहा था वो बहुत ज्यादा शानदार था, यहाँ तक कि थोड़ा डरावना भी लगा। अचानक मुझे समझ आया कि शायद पागलपन कैसा लगता है। सिजोफ्रेनिया में भी ऐसे पल आते हैं, कभी बहुत सुंदरता और कभी बहुत डर। मुझे अपने पुराने दोस्त की कहानी याद आई, जिसकी बीवी पागल थी। एक दिन जब वो अब भी थोड़ा होश में थी, वो अपने बच्चों की बात करने लगा, पर वो बीवी बोली, जब यहाँ इस वक्त उसके जैकेट की खूबसूरत डिजाइन है तो बच्चों की बातों में वक्त क्यों बर्बाद करूं। लेकिन ये खुशहाल पल ज्यादा देर टिके नहीं और धीरे धीरे सिर्फ डर और दुख ही बचा। ज्यादातर लोग जब मेस्केलिन लेते हैं तो उन्हें सिजोफ्रेनिया का बस खुशहाल हिस्सा ही दिखता है। डर या दुख तो उन्हीं को दिखता है जिनको पहले से कोई बीमारी या चिंता है। वैसे मेस्केलिन खतरनाक यानी टॉक्सिक नहीं है, और न इसका कोई हैंगओवर या नशे की लत होती है। इसलिए जो लोग हेल्दी हैं वो बिना डर के ये एक्सपीरियंस करते हैं, यानी बिना किसी डर के अजीब और अलग दुनिया को देख सकते हैं। पर उस कुर्सी को देखकर मुझे एक पल के लिए डर लगा, जैसे मैं पैनिक करने वाला हूं।
लगा कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, इतना कि मेरी सोच और एहसास संभाल नहीं पा रहे। लगा जैसे रियलिटी का प्रेशर इतना है कि दिमाग टूट सकता है। रिलीजन में भी लिखा है कि कभी कभी लोग जब सीधे सीधे दिव्यता यानी डिवाइन का सामना कर लेते हैं तो उन्हें डर और दर्द भी हो सकता है। आदमी का खुद में उलझा होना और भगवान की इन्फिनिटी में फर्क है। तिब्बती बुक ऑफ द डेड में भी लिखा है कि आत्मा कभी कभी उस शुद्ध रोशनी, उस प्योर लाइट से डरकर फिर अंधेरे या किसी और जन्म में भाग जाती है, क्योंकि हर कोई रोशनी और सच्चाई का इतना बड़ा सामना नहीं कर पाता। सिजोफ्रेनिक इंसान की आत्मा न सिर्फ नॉर्मल नहीं रहती बल्कि वो बहुत बीमार भी हो जाती है। उसकी बीमारी ये है कि वो आम इंसानों की तरह खुद को रियलिटी से बचा नहीं पाता, ना अपने इंटरनल ना बाहर की दुनिया से। आम इंसान अपने बनाए हुए सिंबल्स, आसान सोच और सोसाइटी की परंपराओं से ही सेफ फील करता है, लेकिन सिजोफ्रेनिक हमेशा जैसे मेस्कलिन के नशे में ही रहते हैं, यानी वो सब कुछ बहुत गहराई और अलग नज़र से देखते हैं, जिससे डर भी लगता है। उसे हर चीज़ इतनी अजीब और अलग दिखती है कि वो कई बार ये सोचने लगता है कि कोई उसके खिलाफ साजिश यानी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। डर और घबराहट इतनी बढ़ जाती है कि कोई कोई गुस्से में हिंसक हो सकता है और कोई बिल्कुल सुन्न यानी कैटाटोनिक या मानसिक तौर पर मर सा सकता है। और अगर कोई इस रास्ते पर एक बार चल पड़ा तो वापस आना बहुत मुश्किल है। मैंने रिसर्चर के सवाल पर जवाब दिया, अगर शुरुआत ही गलत सोच और डर से हुई तो हर चीज आपके खिलाफ ही लगेगी। सांस भी लेंगे तो लगेगा साजिश का हिस्सा है। फिर रिसर्चर ने पूछा, तो तुम समझते हो पागलपन कहाँ से शुरू होता है? मैंने पूरे यकीन से कहा, हाँ, अब मैं समझ गया हूँ। फिर पूछा, क्या तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो? मैंने कहा, नहीं, कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर शुरुआत डर और नफरत से हुई तो बस उसी रास्ते पर जाना पड़ेगा। मेरी वाइफ ने पूछा, क्या तुम तिब्बतन बुक ऑफ द डेड में जिस क्लियर लाइट की बात है उस पर ध्यान लगा सकते हो? मैंने थोड़ी देर सोचकर कहा, शायद लगा सकूं, लेकिन तभी जब कोई मेरे साथ हो और मुझे उस लाइट की याद दिलाता रहे। अकेले ये करना मुश्किल है। शायद इसी वजह से तिब्बती रीति रिवाज में कोई हमेशा पास बैठकर बताता रहता है। बाद में मैंने तिब्बतन बुक ऑफ द डेड की किताब उठाई। उसमें लिखा था, ओ महान आत्मा, अपने दिमाग को भटकने मत देना। असली प्रॉब्लम यही है, खुद को भटकने न देना। न पुराने पाप, न खुशियों की कल्पना, न पुराने जख्म, न डर, न गुस्सा, न कोई लालच। इनमें से कुछ भी उस लाइट को न छुपा पाए। जैसे बौद्ध भिक्षु मरने वालों के लिए ये काम करते हैं, शायद आज का साइकेट्रिस्ट भी ऐसा कर सकता है। हमेशा कोई आवाज दिलाता रहे कि हर डर, उलझन और दुख के बाद भी असली सच्चाई हमेशा एक ही रहती है, और वही रोशनी, वही लाइट हमारे अंदर भी है, चाहे हालत कितनी भी बुरी हो। शायद हॉस्पिटल में रिकॉर्डर, स्पीकर या कोई और तरीका यूज करके लोगों को ये फील करवाया जा सकता है कि वो कभी अकेले नहीं है। शायद कुछ लोग ऐसे अपने डर और उलझन में थोड़ी राहत पा सकें। फिर मुझे उस कुर्सी से हटा दिया गया। अब मेरी नज़र हरी लताओं की चमकती बेलों पर पड़ी, जैसे शीशे जैसी चमक हो। तभी रेड हॉट पॉकर नाम के फूल दिखाई दिए, इतने जिंदा और जोश में जैसे बोलने ही वाले हों, और उनका रंग नीले आसमान से भी ज्यादा चमकीला लगा। फूलों का रंग और चमक बहुत स्ट्रांग थी, पर जब नीचे पत्तियों की तरफ देखा तो वहां हरे रंग की इतनी बारीक और रहस्यमय छाया रोशनी थी कि उनका जादू शब्दों से नहीं बता सकता। शिकी के एक हाइकू की लाइन याद आई, फूलों को पेंट करना आसान है, पत्तियां मुश्किल। उस वक्त मुझे भी यही फीलिंग आई। फूल तो अपनी खूबसूरती से ध्यान खींचते हैं, लेकिन असली जादू पत्तियों की सादगी और छुपे हुए पैटर्न में है। हम लोग बाहर सड़क पर आ गए। एक बड़ी हल्की नीली कार सड़क किनारे खड़ी थी। उसे देखकर मुझे जोर जोर से हंसी आ गई। उस चमचमाती कार में कितना घमंड और नकली सेल्फ सेटिस्फैक्शन दिख रहा था। ऐसा लगा जैसे इंसान ने इसे अपने सबसे
फेवरेट कैरेक्टर की तरह बना दिया है। मैं इतना हंसा कि आंखों से आंसू आ गए। फिर हम वापस घर आए। खाना रेडी था। कोई था जो अभी तक पूरी तरह मैं नहीं बना था। उसने बहुत भूख के साथ खाना खाया। मैं दूर से बिना ज्यादा इंटरेस्ट के सब देख रहा था। खाना खत्म हुआ तो हम सब कार में बैठकर ड्राइव पर निकल गए। अब मेस्केलिन का असर धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन बाग बगीचों के फूल अभी भी किसी जादुई सपने जैसे दिख रहे थे। सड़क के किनारे के पेड़ पौधे भी जैसे किसी पवित्र जगह के हों। एक पल ईडन की फीलिंग आई, अगले पल कुछ और, जैसे पुरानी कहानियों की फैंटेसी दुनिया मिल रही हो। फिर हम एक चौराहे पर रुके। सामने लगातार कई चमचमाती कारें चल रही थी, सब इतनी रंगीन और बनावटी कि उन पर भी हंसी आ गई। जब ट्रैफिक हट गया तो हम दूसरी तरफ एक नए एरिया में पहुंच गए, जहां पेड़ पौधे, लॉन और गुलाब के फूल थे। थोड़ी ही देर में हम पहाड़ियों पर पहुंच गए और वहां से पूरा शहर नीचे फैला दिख रहा था। यह नज़ारा थोड़ा निराशाजनक था, क्योंकि ये वही था जैसा मैंने पहले भी देखा था। मेरे लिए जितना नजदीक था उतना ही ज्यादा जादुई था। दूर की चीजें वैसी ही दिखती रहीं। जितनी दूरियां बढ़ती गईं उतना ही असर कम होता गया। फिर जब हम पहाड़ियों से नीचे गए, सबर्ब में आए, तो फिर से सब कुछ थोड़ा अलग और शानदार यानी ट्रांसडेंटल दिखने लगा। भले ही घरों का आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत न था, लेकिन धूप में ईंट की चिमनियां और हरे रंग की छतें भी चमक रही थी, जैसे किसी नई दुनिया का हिस्सा हो। अचानक मुझे एक दीवार दिखी जिस पर छाया पड़ी थी। कुछ खास नहीं था, लेकिन उसमें भी एक अजीब सी सुंदरता और गहराई दिख रही थी। वो फीलिंग बस कुछ सेकंड ही रही, फिर कार आगे बढ़ गई और एक नया नजारा सामने आ गया। मैंने महसूस किया कि हर एक चीज में एक जैसी इश्नेस है, यानी हर चीज में एक जैसी सच्चाई और ट्रांसियंस खूबसूरती है, चाहे वो फूल हो, दीवार हो या कुछ और। करीब 1 घंटे बाद 10 मील और वर्ल्ड्स बिगेस्ट ड्रग स्टोर घूमने के बाद हम वापस घर आ गए। अब मैं फिर उसी नॉर्मल लेकिन अधूरी और संतोषहीन हालत में था, जिसे लोग अपना दिमाग ठीक होना, राइट माइंड कहते हैं। सच्चाई यह है कि शायद पूरी इंसानियत कभी भी ऐसे आर्टिफिशियल पैराडाइज के बिना नहीं रह सकती। ज्यादातर लोग या तो बहुत दुखी होते हैं या फिर उनकी लाइफ बहुत बोरिंग, छोटी और लिमिटेड होती है। इसलिए हमेशा से इंसान के अंदर खुद से बाहर निकलने, कुछ देर के लिए ही सही, खुद को ट्रांसेंड करने की तड़प रही है। आर्ट, धर्म, त्योहार, डांस, स्पीच, सबने हमेशा एक दूसरी दुनिया का दरवाजा, डोर इन द वॉल बनकर यही काम किया है। और डेली की लाइफ में तो लोग हमेशा से केमिकल नशों का भी इस्तेमाल करते आए हैं। पेड़ों, फूलों, बीजों से मिलने वाली दवाएं, नशे, यहाँ तक कि आजकल की सिंथेटिक मेडिसिन भी। अब आजकल ज्यादातर ऐसी दवाएं या तो डॉक्टर की सलाह पर ली जाती हैं या फिर चोरी छिपे, जो कि रिस्की है। वेस्ट में सिर्फ एल्कोहल और टोबैको को खुलकर यूज करने की छूट है। बाकी सारी केमिकल दवाओं को डोप कहा जाता है और जो उन्हें यूज करता है उसे फिंड यानी बुरी लत वाला मानते हैं। आज हम लोग पीने और सिगरेट पर एजुकेशन से ज्यादा खर्च करते हैं। इसमें हैरानी नहीं है, क्योंकि खुद से भागने या अपनी हालत से बचने की तलब, ये अर्ज हर किसी में होती है। बच्चों के लिए कुछ करना सिर्फ पेरेंट्स को फिक्र होती है, और वो भी जब तक बच्चे स्कूल जाते हैं। शराब और सिगरेट पर मजाक अब भी आम है। इवन जब लाखों लोग शराब के नशे में हादसों का शिकार हो रहे हैं या सिगरेट से कैंसर हो रहा है, तब भी ज्यादातर लोग स्मोकिंग को लगभग खाने पीने जितना नॉर्मल मानते हैं। लॉजिक से देखें तो ये अजीब लगेगा, लेकिन हिस्ट्री को देखें तो ये स्वाभाविक है। जैसे पुराने जमाने में लोग नरक यानी हेल के डर के बावजूद अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते थे, वैसे ही आज भी लोग सच जानते हुए भी शराब सिगरेट से दूर नहीं होते। हमारा टाइम गाड़ियों और बढ़ती आबादी का टाइम है। एल्कोहल सड़क की सेफ्टी के लिए सही नहीं है और इसकी प्रोडक्शन में बहुत सी अच्छी जमीन भी बर्बाद हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम का हल सिर्फ बैन में नहीं है।
इंसान के अंदर खुद को बदलने या खुद से भागने की जो गहरी चाह है वो बस दरवाजा बंद करने से कभी खत्म नहीं हो सकती। सही तरीका है कि लोगों के लिए नए बेहतर दरवाजे खोले जाएं ताकि वे अपनी बुरी आदतें छोड़कर कम नुकसान वाली या अच्छी आदतों को अपनाएं। इनमें कुछ सोशल या टेक्निकल भी हो सकते हैं, कुछ धार्मिक यानी रिलीजियस, कुछ मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल, कुछ डाइट, एजुकेशन या खेल कूद से जुड़ी। लेकिन ये तो तय है कि केमिकल वेकेशंस यानी नशे से खुद को भूल जाने की ज़रूरत हमेशा रहेगी। हमें ऐसी नई दवाई चाहिए जो लोगों को राहत दे, दुख कम करे, लेकिन लंबे वक्त में कोई बड़ा नुकसान न करे। ऐसी दवा थोड़ी सी क्वांटिटी यानी थोड़े से डोज में असर करे, सिंथेटिक हो और खेती की ज़रूरतों से टकराए नहीं। वो न तो ओपियम या कोकेन जितनी खतरनाक हो, न ही शराब या सिगरेट की तरह समाज के लिए बुरी हो, और हाँ, वो दिमाग में ऐसी तब्दीली लाए जो सेडेशन या झूठी खुशी जैसी न हो, बल्कि सच में इंसान को बेहतर एहसास दिलाए। मेस्केलिन ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत सुरक्षित है। अल्कोहल की तरह ये हिंसा, झगड़ा या एक्सीडेंट नहीं करवाती। जो इसे लेते हैं वो बस अपने काम में ही लगे रहते हैं, और वो काम भी इंटरनल लाइट या सच का अनुभव होता है, वो भी बिना किसी हैंगओवर के। मेस्केलिन से होने वाले लंबे असर के बारे में अभी ज़्यादा रिसर्च नहीं है, लेकिन जो इंडियन लोग जो मैक्सिकन पारंपरिक पेयोटे यूज़ करते हैं उनमें कोई खराब असर नहीं दिखा। फिर भी सबूत अभी कम है। मेस्केलिन बाकी ड्रग से बेहतर है, लेकिन अभी भी ये आइडियल नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को मेस्केलिन से डर या बुरी फीलिंग भी हो सकती है और इसका असर ज़्यादा देर तक रहता है। लेकिन आज की साइंस में हर चीज़ पॉसिबल है, शायद आगे और बेहतर दवाएं मिल जाए। अगर साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट्स आइडियल रास्ता बताएंगे तो न्यूरोलॉजिस्ट और फार्माकोलॉजिस्ट ऐसी दवा ढूंढ सकते हैं जिससे ये सपना हकीकत के करीब पहुंच सके, या कम से कम आज की शराब, सिगरेट, मैरुआना और बारबिट्यूरेट्स से तो बेहतर ही होगा। खुद को भूल जाने या अपनी सोच से ऊपर उठ जाने की चाह, अर्ज टू ट्रांसेंड सेल्फ, इंसान की सबसे गहरी ज़रूरतों में से एक है। जब लोग पूजा पाठ, अच्छे काम या स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस से खुद को ऊपर नहीं उठा पाते तो वो केमिकल नशे यानी केमिकल सरोगेट्स का सहारा लेते हैं। जैसे वेस्ट में शराब और नींद की गोलियां, ईस्ट में शराब और अफीम, मुस्लिम दुनिया में हशीश, साउथ अमेरिका में शराब और कोका, और अब लगभग हर जगह शराब और अलग अलग ड्रग्स। एक फेमस लेखक फिलिप डी फेलिस ने अपने रिसर्च में लिखा है कि धार्मिक यानी रिलीजियस मकसद के लिए जहरीली चीज़ें इस्तेमाल करना दुनिया भर में आम बात है। ये आदिवासियों से लेकर सभ्य समाज तक सब जगह दिखता है, यानी ये कोई एक्सेप्शन नहीं बल्कि बहुत पुरानी और इंसानी फितरत यानी ह्यूमन फिनोमेनन है। इसलिए अगर कोई समझना चाहे कि असली धर्म, असली रिलीजन क्या है, तो उसे इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आइडियल तो यही है कि हर इंसान को पूजा पाठ या धर्म में ही वो सुकून मिल जाए, लेकिन असलियत में ऐसा होना बहुत मुश्किल है। कई लोग होते हैं जिनके लिए सिर्फ धार्मिक नियम ही काफ़ी नहीं। इसी वजह से चर्च भी पूरी तरह शराब को अपनाने में हिचकिचाता है। जो धार्मिक लोग शराब पीते हैं उनके लिए दोनों चीज़ें अलग अलग रहती हैं, धर्म एक तरफ, नशा दूसरी तरफ। शायद ये पॉसिबल भी नहीं कि शराब को पूजा का हिस्सा बना लिया जाए, क्योंकि ईसाई धर्म की पूजा बहुत शांति और मर्यादा वाली है, जबकि शराब का असर अक्सर शोर और बेतरतीबी लाता है। बहुत से लोग आत्मिक सुकून पाना चाहते हैं, सेल्फ ट्रांसेंडेंस, लेकिन चर्च में उन्हें वो नहीं मिलता तो वो बॉटल का सहारा लेते हैं। थोड़े वक्त के लिए या एक तरीके से ये काम करता भी है, लेकिन असली भगवान का एहसास, असली धार्मिक अनुभव सिर्फ बोतल की खुशी और नशे की आज़ादी में बदल जाता है। इसलिए ईसाई धर्म और शराब दोनों साथ नहीं चल सकते, लेकिन ईसाई धर्म और मेस्केलिन कहीं ज़्यादा अच्छे से साथ चल सकते हैं। ये बात कई इंडियन ट्राइब्स यानी नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स ने साबित की है, जिन्होंने अपनी पूजा में पेयोटे नाम के कैक्टस को एक खास गिफ्ट मानकर उसी को पूजा का हिस्सा बना लिया है।
इन लोगों के लिए पेयोटे खाना भगवान के स्पिरिट का एहसास पाने जैसा है और वो इसे बिल्कुल ऐसा मानते हैं जैसे पहले चर्च में ब्रेड और वाइन को माना जाता था। पेयोटे की पूजा में शामिल हुए प्रोफेसर स्लॉटकिन बताते हैं कि वहाँ के लोग बिल्कुल नशे में या बेहोश जैसे नहीं होते। सब लोग शांत, एक दूसरे का ध्यान रखने वाले और इज्जत देने वाले होते हैं। प्रोफेसर स्लॉटकिन का कहना है कि उन्होंने कभी भी गोरे के चर्च में इतना सच्चा धार्मिक माहौल और डेकोरम यानी अनुशासन कभी नहीं देखा। ये लोग वहाँ सिर्फ वैसे अच्छे बनने का एहसास नहीं करते जैसे आम चर्च जाने वाले लोग महसूस करते हैं। यहाँ तो कुछ और ही गहरा, सीधा और खुला अनुभव होता है। कभी कभी इन्हें विजन आते हैं, कभी ईश्वर की आवाज़ सुनाई देती है और कभी इन्हें अपनी कमियों का भी पता चलता है जिन्हें बदलना जरूरी है। इस तरह की केमिकल वजह से खुले हुए दरवाजों, केमिकल ओपनिंग्स ऑफ डोर्स, इनके असर आमतौर पर पॉजिटिव ही होते हैं। स्लॉटकिन बताते हैं कि जो लोग पेयोटे लेते हैं वो अक्सर ज़्यादा मेहनती, ज़्यादा टेम्परेट यानी संयमी और शांत स्वभाव के होते हैं। यहाँ तक कि कई लोग शराब को भी पूरी तरह छोड़ देते हैं। तो जिस पेड़ के फल इतने अच्छे हों उसे एकदम से बुरा नहीं कहा जा सकता। पेयोटे को पूजा का हिस्सा बनाकर नेटिव अमेरिकन चर्च के इंडियन ने एक बहुत ही समझदारी वाला और पुराना तरीका अपनाया है। पहले भी ईसाई धर्म में बहुत सी पुरानी पगन परंपराएं और त्योहारों को अपनाया गया ताकि लोगों की मन की भूख को शांत किया जा सके। ये जश्न जरूरी नहीं कि बहुत धार्मिक हो, लेकिन वे लोगों की गहरी चाहतों को पूरा करते हैं। नेटिव अमेरिकन्स ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने एक पगन रिवाज को लिया जिसमें वैसे भी असली खुशी और समझ ज्यादा थी और उसे क्रिश्चियन रंग दे दिया। पेयोट खाने और उस पर बने धर्म ने खासकर अमेरिका के इंडियन के लिए आध्यात्मिक आज़ादी यानी स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस की पहचान बन गई है। कुछ इंडियन लोगों ने गोरे लोगों की तरह बनने की कोशिश की, कुछ ने अपनी पुरानी पहचान में ही जीना पसंद किया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने दोनों को मिलाकर साथ ही ट्रांसडेंटल अनुभवों की दुनिया से भी अच्छा लिया। यानी इंडियन रिवाज ईसाई धर्म और आत्मा के उन अनुभवों को मिला दिया जहां आत्मा खुद को आज़ाद और डिविनिटी यानी दिव्यता के पास महसूस करती है। इसी से नेटिव अमेरिकन चर्च बनी जिसमें आत्मा की 3 जरूरतें, आज़ादी यानी इंडिपेंडेंस, खुद से ऊपर उठने की चाह यानी सेल्फ ट्रांसेंडेंस और पूजा यानी वर्शिप, तीनों मिल गईं। असल में कई बार पढ़े लिखे और अमीर लोग सिर्फ बाहर से अपने को ढकते हैं लेकिन अंदर से खाली ही रहते हैं, जबकि ये गरीब इंडियन असलियत में अपने आप को गहरी अनुभूति यानी ट्रांसडेंटल एक्सपीरियंस से पूरा करते हैं। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूं कि मेस्केलिन या किसी भी ड्रग के असर को इंसान की असली मंजिल या लाइफ के अल्टीमेट मकसद जैसे एनलाइटनमेंट या बीटिफिक विजन के बराबर मान लूं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि मेस्केलिन का अनुभव एक एक्स्ट्रा ग्रेस है जो जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो उसे शुक्र के साथ अपनाना चाहिए। जब हम आम सोच और दिखने के पुराने ढर्रे से बाहर आते हैं और कुछ घंटे के लिए दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे वो असल में है, न कि जैसे कोई जानवर जिसे बस सरवाइव करना है या फिर इंसान जो बस शब्दों और ख्यालों में ही फंसा रहता है, तो ये हर किसी के लिए, खासकर पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत बड़ा और कीमती एक्सपीरियंस है। इंटेलेक्चुअल वो इंसान है जिसके लिए शब्द सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, लेकिन गोइथ जैसे बड़े लेखक भी ये मानते हैं कि बोलने लिखने से ज्यादा जरूरी है खुद चीजों को देखना और महसूस करना। उन्होंने कहा था कि नेचर की खामोशी और गहराई जब सामने आती है तो सब कुछ बदल जाता है। भाषा और बाकी सिंबल सिस्टम्स की हमें जरूरत है, लेकिन कई बार हम इनके गुलाम भी बन जाते हैं। हमें शब्दों का सही इस्तेमाल सीखना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें सीधा बिना किसी फिल्टर के दुनिया को देखना भी आना चाहिए, वरना सब कुछ बस किसी लेबल या रटे रटाए एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जैसा ही दिखेगा। हमारी पूरी पढ़ाई चाहे साइंस हो या ह्यूमैनिटीज अधिकतर बस शब्द यानी वर्ड्स पर ही टिकी है।
इसलिए वो असल में बच्चों को पूरी तरह से मैच्योर इंसान नहीं बनाती। साइंस पढ़ने वाले बच्चों को नेचर का असली एहसास नहीं होता और ह्यूमैनिटीज पढ़ने वाले बच्चे इंसानियत के बारे में कुछ नहीं जानते। कुछ साइकोलॉजिस्ट जैसे सैमुअल रेनशॉ ने परसेप्शन बढ़ाने के तरीके निकाले हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज वाले उन्हें अपनाते नहीं। बहुत सारे टीचर्स अलग अलग फील्ड्स में बेस्ट परफॉर्मेंस के अपने तरीके ट्रायल और एरर से निकाल लेते हैं, लेकिन क्या कभी किसी बड़ी फाउंडेशन ने यह सोचा कि इन सब का इस्तेमाल करके क्रिएटिवनेस बढ़ाने के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाया जाए? जवाब है नहीं। बहुत से लोग अजीब तरह के गुरु या कल्ट्स अलग अलग तरीके सिखाते हैं खुश रहने, शांति पाने के। कई बार वो सच में असर करते हैं, लेकिन क्या कभी बड़े मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक या धार्मिक लोग इन तरीकों को अपनाने या सीखने की कोशिश करते हैं? फिर से जवाब है नहीं। अब जरा मेस्केलिन ड्रग पर हुई रिसर्च की हिस्ट्री देखिए। 70 साल पहले कुछ बहुत समझदार लोगों ने बताया था कि सही हालत में, अच्छे मूड में अगर ये दवाई ली जाए तो इंसान को बहुत अलग और ट्रांसडेंटल एक्सपीरियंस मिलते हैं। लेकिन इतने सालों में कितने फिलोसोफर, धर्मगुरु, थियोलॉजियन या टीचर यानी एजुकेटर इस रास्ते पर चले? असल में देखा जाए तो कोई नहीं। इस दुनिया में जहां पढ़ाई का मतलब बस वर्ड्स और थियरीज ही हैं, वहां पढ़े लिखे लोग असली चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। रिसर्च के नाम पर हमेशा पैसे मिलते हैं, डिग्रियां दी जाती हैं, लेकिन सवाल सिर्फ ये रहता है कि किसने किसको क्या बोलने के लिए इन्फ्लुएंस किया। आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी वर्ड्स को ज़्यादा इज्जत दी जाती है। जो आर्ट्स हमें सीधा और असली से जोड़ते हैं, उन्हें लगभग इग्नोर ही कर दिया जाता है। कोई किताब, कोई इंडेक्स या कोई बहुत बड़ा रेफरेंस प्रोजेक्ट हो, उसके लिए फंडिंग मिल जाती है, लेकिन अगर सवाल ये हो कि हम और हमारे बच्चे चीज़ों को और गहराई से और ध्यान से देखना सीखें, जिंदगी को सही मायनों में महसूस करें या खुद को साइकोलॉजिकली बीमार होने से बचाएं, तो इसके लिए कोई बड़े लोग आगे नहीं आते। एकेडमिक और धार्मिक जगत में ये सब बातें किसी के एजेंडा में नहीं होती। जो सीधा एक्सपीरियंस है उसे या तो पागलपन या फर्जीवाड़ा मान लिया जाता है। ब्लेक ने भी एक बार कहा था कि एंजल्स खुद को ही सबसे बुद्धिमान मानते हैं और ऐसा बहुत ही एरोगेंट तरीके से बोलते हैं। सिस्टमेटिक रीजनिंग बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें डायरेक्ट परसेप्शन यानी सीधी समझ भी चाहिए, वरना हम सही मायनों में इंसान नहीं रह पाएंगे। असल रियलिटी एक ऐसी चीज है जिसे पूरा समझ पाना नामुमकिन है, लेकिन उसे सीधे और गहरे महसूस जरूर किया जा सकता है। असली समझ, असली एनलाइटनमेंट यही है कि हम पूरी रियलिटी को वैसे ही महसूस करें जैसी वो है, और साथ ही अपनी प्रैक्टिकल लाइफ भी अच्छे से चलाते रहें। मगर हम खुद ही इसे बहुत मुश्किल बना लेते हैं। हाँ, कभी कभी हमें थोड़े बहुत झलक मिल जाती है, जैसे मेस्केलिन जैसे केमिकल डोर के जरिए। अगर हमारी एजुकेशन थोड़ी प्रैक्टिकल होती तो हर बड़े टीचर, फिलोसोफर या सोचने वाले इंसान को कभी कभी एक्सपीरियंस करने दिया जाता, जैसे एक छुट्टी का तोहफा, एक सबेटिकल ट्रीट। हो सकता है किसी को डर लगे, लेकिन शायद यही डर उसके लिए अच्छा हो। और अगर किसी को थोड़ी देर के लिए भी कोई नई रोशनी, कोई नई इल्यूमिनेशन मिल जाए, तो उससे अच्छा क्या। वैसे भी ऐसे अनुभव से शायद लोग अपनी बुक्स वाली अकड़ थोड़ी कम कर लें। अपने जिंदगी के आखिरी दिनों में एक्विनास को ऐसी गहरी कंटेम्पलेशन का एक्सपीरियंस हुआ कि उसके बाद उन्होंने अपनी अधूरी किताब पर काम करना ही छोड़ दिया। उन्हें लगा कि अब तक जो भी उन्होंने पढ़ा, लिखा या समझा वो सब बेकार है, बस भूसे जैसा है, स्ट्रॉ जैसा। ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों के लिए इस तरह सब कुछ छोड़ देना ठीक नहीं और शायद सही भी नहीं है। लेकिन एक्विनास ने अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा सोच विचार, इतनी ज्यादा रीजनिंग कर ली थी कि अब वो बस सच्चाई के असली अनुभव यानी एक्चुअल फैक्ट की ओर मुड़ गए थे। बाकी लोगों के लिए जो अभी भी जी रहे हैं, उन्हें फिर से इसी दुनिया की तरफ लौटना पड़ता है, अपने पुराने रास्तों पर वापस आना पड़ता है। लेकिन जो इंसान एक बार डोर इन द वॉल से बाहर निकल आया, वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। वो थोड़ा और समझदार,
थोड़ा और खुश, थोड़ा कम घमंडी और अपनी अनजानी बातों को मानने वाला बन जाता है। उसे यह भी समझ आने लगता है कि वर्ड्स यानी शब्द और असली चीजें यानी रियलिटी का रिश्ता क्या है। और जो सबसे बड़ी मिस्ट्री है, जो सबसे बड़ा रहस्य है, उसे सोच समझकर पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई किताब के साथ एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।